क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 10th का मैथमेटिक्स में पार्ट 10 पढ़ रहे हो। ये हिसाब में ये थ्योरी जो है इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत आता है, मतलब 2 ठो ऑब्जेक्टिव रहता है, 2 ठो 3 ठो। तो इसको समझने से पहले तुम लोग को कई बार बतलाते हैं, संख्याएं 2 ही तरह का होता है, वास्तविक और काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्या को छांट करके जो भी संख्या बनता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या बतला दिए हैं, रूट के भीतर ऋणात्मक संख्या को काल्पनिक संख्या कहेंगे। रूट के भीतर सब माइनस में जा रहा है ना, तो इस तरह से लेकर के रूट के भीतर माइनस 1 अरब 1 अरब 1 अनंत तक। तो रूट के भीतर जो भी ऋणात्मक संख्या रहेगा इसको छांट दो, बाकी जितनी भी संख्याएं बचेगी सब वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। जैसे गिनती की संख्या, इसको छोड़ करके बहुत सारी संख्याएं बचती हैं, बहुत तरह की संख्याएं। गिनती की संख्याएं 1 2 3 से लेकर के अनंत तक ये रूट में नहीं है, और नकारात्मक रूट में नकारात्मक को छांट दो तो गिनती की संख्या होल नंबर्स 0 सहित अनंत तक चले जाओ। -1 -2 -3 -4 इस तरह आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, अनंत तक चले जाओ। 0.1 0.2 0.3 इस तरह अनंत तक चले जाओ। बटा में लिखोगे तो 5/6 जो मन हो बटा में लिखते चले जाओ। 10/13 जो भी बटा वाला होगा। फिर रूट में आ जाओ, √1 √2 √3। तो इन संख्याओं को छोड़कर अनेक तरह की संख्याएं होती है। तो ये काल्पनिक संख्या को संख्याओं के समूह से हटा दो तो बची हुई तमाम तरह की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। पहले भी कई बार बतलाया जा चुका है, जस्ट रिवाइज हो गया, समझ गया ना। तो इसमें इसका काम है, किन परिस्थितियों में द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। इसका अर्थ हुआ एक समान होंगे तथा काल्पनिक होंगे। तो द्विघात समीकरण का मूल का अर्थ है द्विघात समीकरण के 2 मान होंगे, वेरिएबल के 2 मान होंगे न जी। पहला मान को पहला मूल कहेंगे, दूसरे मान को दूसरा मूल कहेंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a b c वास्तविक संख्या है तथा a का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। पिछले पाठ में ये सब ढंग करके हो गया है, अच्छी तरह हो गया है। तो कोई भी द्विघात समीकरण मान लो हम लोग लिखते हैं 5x² + 3x = 8। तो इसमें x का मान तो निकलेगा, तो x का मान वास्तविक होगा। इसका अर्थ हुआ x का मान लो जो भी होगा वास्तविक का अर्थ वास्तविक संख्या, यानी +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 आवे या -3 आवे, यानी वास्तविक संख्या कब होगा और किन परिस्थितियों में एक समान होगा। इसका दोनों x का दोनों वैल्यू यानी अल्फा और बीटा किन परिस्थितियों में काल्पनिक होगा, तो इसके बारे में जानकारी लेना है। तो ये तुमको व्यापक रूप हो गया। इसमें a b c वास्तविक संख्या है और a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो d किसको कहते हैं याद करो, b² - 4ac को d कहते हैं। d से डिस्क्रिमिनांट, हिंदी हुआ विवेचक। तो अगर मान लो d बड़ा है 0 से, यानी d का वैल्यू बड़ा होगा 0 से, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हल वास्तविक होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, d किसको कहेंगे, तो b² - 4ac को। इसका हल करके
ये मान प्राप्त होगा, ये शून्य से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू अर्थात दोनों मूल अल्फा और बीटा वास्तविक संख्या होगा, काल्पनिक संख्या नहीं होगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो जैसे मान लो हम लोग एक समीकरण का उदाहरण ले, a बराबर लेते हैं 1, ठीक है, और c बराबर लेते हैं 2। अपने मन से जो मन हो वो ले लो। a एक बच गया b बराबर ले लेते हैं 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे तैयार होगा? ax², a का मान 1 हुआ तो 1x² यानी x², 1 गुने a का मान 1 लिए, प्लस b का मान कितना लिए 4, तो 4x, ये सब वास्तविक संख्या लिया है ना, प्लस c का मान 2 बराबर 0। 1 को x² से गुना करेंगे तो हो गया x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें तो माइनस में आ जाएगा, 4 दूनी 8 चौका 32, गड़बड़ हो जाएगा। तुम लोग को बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कीजिए, तो तेज गति में लिख सकते हो ना, घात 2 होना चाहिए, खाली इतना ही याद रखना है, इस रूप में लिखना है। तो तेजी से लिखना है तो पहले x² लिखाएगा, पीछे वाला अंक तो गुना वाला अंक रहेगा, गुणांक रहेगा, कुछ भी लिख दो। क्वाड्रेटिक 6x² प्लस 5x माइनस 10 बराबर 0। देखो ये द्विघात समीकरण हो गया। जो फुराए पहले x², a का मान कुछ ले लो, b का कुछ ले लो, c का कुछ ले लो, प्लस या माइनस कहीं भी अंतर नहीं पड़ता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तेज गति में 10-20 इक्वेशन के तेजी से लिख सकते हो। तो अगर हम लोग मान लो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए, इसमें x का मान निकालना है, ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू क्या होगा? तो बोलो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, x का मान निकालना है, तो इसमें a b c का मान निकालना है। सिर्फ इतना देख करके बोलो तो a बराबर क्या होगा? 6, b बराबर, c बराबर 5 बोला, और c बराबर गलत, यानी ये फिर बतलाना होगा, अब भी गलत। अब आया लाइन पर, रे व्यापक रूप में है, क्यों नहीं है? बराबर के आगे शून्य होना चाहिए, शून्य नहीं है, इसलिए इसमें सी का मान नहीं निकलेगा। तो इसको हल करेंगे तो ये हो गया 6x² प्लस 5x माइनस 10, अब बराबर के आगे शून्य होना चाहिए तो 1 को हटाओ, तो प्लस 1 बराबर क्या आएगा? तो -1 बराबर 0। फिर इसको हल करेंगे तो 6x² प्लस 5x, ये हो गया -11 बराबर 0। अब a बराबर 6, b बराबर 5 और c बराबर -11, पता चला? अब नहीं कन्फ्यूजन रहेगा, डायरेक्ट बोल देता है इसे बिना सोचे समझे। तो इसमें c बराबर हो गया, इसको इधर लाएंगे तो -1, यानी यहाँ होगा -11, इधर 0 लिख देते हैं। अब इसमें x का मान हमें निकालना है, तो ये हल करके निकालेंगे जो x का मान ये वास्तविक होगा कि नहीं होगा। x का दोनों मान निकलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है एक मान अल्फा दूसरा मान बीटा, तो अल्फा बराबर बीटा हो जाए।
तो x का 2 वैल्यू निकले, ऐसा भी हो सकता है, या काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होने का अर्थ x का मान निकलेगा ही नहीं। काल्पनिक संख्या तो समझा दिए किसको कहेंगे। तो इन तीनों में से किस टाइप का रिजल्ट आएगा, इसकी जानकारी के लिए शर्त है, पहला के लिए वास्तविक तब होगा जब d शून्य से बड़ा होगा। 2 चिन्ह जिधर रहे ना वो बड़ा होता है। अगर हम लोग लिखते हैं 5 और 6, दोनों में बड़ा 6 है, तो 2 चिन्ह 6 के ओर देना है, 1 2। कौवे के चोंच का ये नोक जिधर रहे वो छोटा होगा। तो इसमें इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 छोटा है, नोक देखो वो चोंच का नोक जिस ओर रहे वो छोटा होगा, तो 5 छोटा है 6 से, ऐसे पढ़ेंगे। यानी 5 छोटा है 6 से। एक तरीका ये है, 5 छोटा है 6 से, तो इसका मतलब 6 बड़ा है किससे, 5 से। तो दूसरे ढंग से ऐसे भी पढ़ेंगे, या 6 बड़ा है 5 से। इसी को अंग्रेजी में पढ़ते हैं 5 इज स्मॉलर देन 6, यानी 5 छोटा है 6 से। इसको पढ़ेंगे 6 इज ग्रेट मतलब बड़ा, ग्रेटर देन 5, यानी 6 इज ग्रेटर देन 5। इसका अर्थ हुआ 6 5 से बड़ा है। ठीक है। तो d ग्रेटर देन 0, यानी द्विघात समीकरण में जब d का मान 0 से बड़ा हो, 2 ठो लकीर इधर है तो d बड़ा हो, तो d जब बड़ा हो 0 से, तब इस समीकरण का मान वास्तविक होगा। तो बड़ा है का अर्थ क्या हुआ, तो d बराबर होता है b² - 4ac। अब इस समीकरण में देखो a का मान 6, b का 5, c का -11। तो d का मान निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac। ये तो फार्मूला ही होता है। b का मान हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर 4, a का मान 6 गुने c का मान -11। तो ये हो गया 5 गुने 5, 5 25, माइनस माइनस प्लस, 4 छक्के 24, और 24 11 को गुना करेंगे तो 264 होगा। कहो गुना करेंगे तब ना रे, कोष्ठ तोड़ना ये सब पहले किसका प्रयोग होता है, जोड़ घटाव गुना भाग का, ये सब में नहीं बतलाए हैं, शुरू में ये सब बतला दिए हैं। घटाव भी है, गुना भी है, माइनस है, यहाँ जोड़ है, तो पहले गुना का काम होगा। तो गुना का काम होगा, तो किसको गुना करेंगे, -4 को पहले 6 से गुना करो, तो -4 को 6 से गुना करो, तो यहाँ प्लस छिपा है ना, कोई चिन्ह है तो प्लस है, माइनस प्लस, -4 छक्के 24, तो इसको गुना किए तो ये हो गया -24। फिर गुना है -11। तो पहले तो जोड़ घटाव गुना भाग ये सब रहे, तो सबसे पहले इतना में गुना का प्रयोग होगा ना, भागा रहता तो भागा का। तो 5 से 25 कर दोगी तो 25 जूता मारेगा एग्जामिनर। पहले यहाँ वाला गुना क्लियर कर, या इसको हम लोग, हाँ गुना का पहले होगा प्रयोग, घटाव का बाद में। तो ये हो गया 5 से 25 -24 गुने -11। इसका अर्थ ये हुआ, तो माइनस 24 11 को गुना कैसे करेंगे देखो, या छोटा वाला संख्या को बड़े वाला से करो। देखो
11 चौका 44 का 4, हाथ में बचा 4, 11 दूनी 22 4 26 हो गया तुरंत। अब 22 24 का नहीं पढ़ी है, लेकिन इतना तो मालूम है ना, इसको इधर से करेंगे तो 24 को 1 को 24 कैन 24 का 4, हाथ में बचा 2, और 24 कैन 24 और 2 26। आसान है ना। अब 24 लिखेगी, 11 लिखेगी, नीचे में फिर 2 लाइन लिखेगी, सबसे अंत में जोड़ करके 1 लाइन। तो ये तरीका सब सीखते जाओ। कितना हो गया? 25 में 264 जोड़ेंगे 289, यानी डी का मान कितना निकला? 289। डी बराबर इतना, इसको समझा न सब, तो डी बराबर 289 निकला, यानी ये 289। अब यहाँ मिलाओ तो डी हुआ 289, ये 0 से 289 तो बहुत बड़ा है ना। इसका मतलब इस समीकरण में हम लोग डी निकाले तो 0 से बड़ा निकल गया। जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तब द्विघात समीकरण का हल कैसा होगा? तो वास्तविक होगा। वास्तविक का अर्थ हुआ वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। अब वास्तविक संख्या तो बतला दिए, काल्पनिक संख्या को छोड़ करके जितनी भी संख्या है सब वास्तविक संख्या। तो इसका आंसर जो आएगा x का 2 ठो मान अल्फा और बीटा के रूप में वो वास्तविक मान आएगा। ऐसा नहीं है जो मतलब वास्तविक मान में x का एक मान आ जाए 4 और दूसरा मान आवे √-3, ये तो काल्पनिक मान है। क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है, तो जो मान आएगा वास्तविक संख्या आएगा। तो अर्थ ये हुआ किन परिस्थितियों में द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अर्थात दिए गए वेरिएबल का 2 ठो मान होगा। पहला मान को अल्फा कहेंगे, दूसरे मान को बीटा कहेंगे। इसी अल्फा को पहला मूल, बीटा को दूसरा मूल कहा जाता है। इसी अल्फा को पहला शून्यक, बीटा को दूसरा शून्यक कहा जाता है। पहले वाला पार्ट में इस सब की चर्चा हो चुकी है। तो जब d बड़ा होगा 0 से, ऐसी स्थिति में द्विघात समीकरण का हल वास्तविक होगा। कैसे होगा? तो यहाँ पर हम लोग इस समीकरण में d 289 आया 0 से बड़ा है, इसका मतलब x का मान निकालोगे तो वास्तविक होगा, वास्तविक संख्या। अब जैसे इसको देखिए लो, अब इसको हल करेंगे हम लोग तो 6x² प्लस 5x माइनस 11 बराबर 0। तो लोग गुणनखंड विधि तो बतलाए हैं। 6x² 11 छके 66 x² हुआ, शुरू वाला को अंत वाला को गुना करने पर। गुणनखंड विधि से बनाओ या पूर्ण वर्ग विधि से, दोनों विधि से एक ही रिजल्ट आएगा। तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो 5x को कैसे तोड़ेंगे? 2 भाग में, याद है न सबको, बराबर 0। तो शुरू वाला अंत वाला को गुना करके इतना आया, तो एक जगह x लिखो, दूसरे जगह भी x लिखो। माइनस 11 बराबर 0, माइनस 66 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या क्या होगा? 11 छके 66 होगा ना, प्लस 11 गुने माइनस 6, प्लस माइनस माइनस 11 छके 66। एक के बार में पकड़ा रहा है चोर। दोनों को हल करेंगे तो देखो प्लस 5 आ रहा है, तो इसका अर्थ है 11x प्लस में माइनस में 6x माइनस 11 बराबर 0। ऐसा होगा गुणनखंड विधि में, होगा न जी? समझा सब? ये प्रथम दोनों में
x कॉमन दिखाई देता है, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो गया 6x, x निकल गया तो +11, इसमें माइनस कॉमन लेंगे 1, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ 6x माइनस माइनस तो यहाँ प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस 11 बराबर 0। अब ये 6x + 11 कॉमन है दोनों में, इंटू x - 1 बराबर 0। अगर इसको रखते हैं तो ये नीचे जाएगा, तब हो जाएगा 6x + 11 बराबर 0 और 6x बराबर -11, इसीलिए x बराबर -11/6। x का एक ठो मान निकला -11/6। दूसरा मान निकालेंगे दोनों में, तो इसको रखेंगे तो ये नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x - 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 1, तो दूसरा मान हुआ 1। अब मिलाओ तो बात, x का ये दोनों मान, इसको अल्फा कहो और इसको बीटा कहो। इस समीकरण में हम लोग बगैर हल किए d 0 से बड़ा है तो बोले थे मान इसका x का दोनों मान वास्तविक होगा। देखो -11/6 रूट में नहीं न है, इसका मतलब रूट में रहता -11/6 तब होता काल्पनिक संख्या, और जो काल्पनिक संख्या नहीं है वह वास्तविक संख्या होगा। जो स्त्रीलिंग नहीं है इसका मतलब पुल्लिंग है, तो ये वास्तविक संख्या के रूप में पहला मान प्राप्त हुआ। एक भी वास्तविक संख्या है, तो x का दोनों मान अल्फा और बीटा हमें वास्तविक संख्या कब प्राप्त होगा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा। यह निष्कर्ष हुआ। बोलो, एक और उदाहरण से बतलाते हैं। इस उदाहरण को समझ गया ना? देखो इस उदाहरण में जैसे पहला का आंसर हुआ, किन परिस्थितियों में द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे जब d ग्रेटर देन 0, d बड़ा होगा 0 से। d किसको कहते हैं, तो b² - 4ac को, यानी b² - 4ac का मान बड़ा होगा 0 से, तो दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा, यानी वास्तविक संख्या होगा। इसका अर्थ ये हुआ। उदाहरण में ये देख लो, हम लोग को d का मान निकालना है। पहले d बराबर b² - 4ac, b का मान +5 है ना, तो b का मान हो गया +5² -4, a का मान 3, c का 2। तो हल करेंगे तो 5 × 5 यानी 5 × 25, 4 × 12 दूनी 24, 25 में से 24 गया 1, तो d बराबर हुआ 1। अब बोलो ये d 1 है तो 1, इसीलिए 1 d ग्रेटर देन 0, या d का मान 1 आया, 1 बड़ा है ना 0 से, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है अब इसका मान जो प्राप्त होगा अल्फा और बीटा वह वास्तविक संख्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ d ग्रेटर देन 0 या 1 ग्रेटर देन 0, अतः 3x² + 5x + 2 का 2 के दोनों मूल यानी अल्फा तथा बीटा, अल्फा एवं बीटा वास्तविक संख्याएं होगी। समझा? ये क्वेश्चन रह सकता है, इक्वेशन दे देगा, बोलेगा पता कीजिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे अथवा एक समान होंगे या काल्पनिक होंगे, तीनों में से कौन सा होंगे। तो हम लोग जब
मतलब इस सबसे पहले डी का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बड़ा हो गया एक आया ना डी का मान, अगर शून्य से तो ये बड़ा है, इसका मतलब इसका हल क्या निकलेगा, वास्तविक संख्या। समझ रहा है। दूसरा है, ये हो गया, किन परिस्थितियों में द्विघात समीकरण के मूल एक समान होंगे। इसका अर्थ हुआ, एक समान का अर्थ हुआ x का मान अगर पहला मान आता है 5 तो दूसरा मान भी 5 ही आना चाहिए। पहला मान -3 आता है तो दूसरा मान भी -3। पहले मान को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा, यानी अल्फा बराबर बीटा होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण में समीकरण के वेरिएबल का मान 2 ठो प्राप्त होता है। ये दोनों मान एक समान कब होगा, तो इसके लिए शर्त है जब d बराबर 0 हो, अर्थात d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो। तो जैसे देखो उदाहरण, अगर हम लोग कोई समीकरण लिखते हैं 8x स्क्वायर माइनस हो गया 8x स्क्वायर -2 गुने x, तो ये हो गया तुमको, अगर इसका मान 1 लेते हैं तो 8, 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, 8 32, 2 दूनी 4, 32 में से 4 गया 28, -28 बराबर 0। चलो ये समीकरण है, x का मान निकलेगा। यहाँ पर a बराबर 8, b बराबर चिन्ह सहित बोल देना है -2, c बराबर -28। तो पहले d का मान निकालेंगे जो 0 है कि 0 से बड़ा है कि छोटा। तो d बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 8, 8 स्क्वायर 4, सॉरी -2 का स्क्वायर -4, ए का मान हो गया 8 और सी का -28, बहुत बड़ा मान हो गया। छोटा कर दें, ठीक है। वो देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण का हल करेंगे तो x के 2 मान प्राप्त होंगे। क्या दोनों मान एक समान होगा? x का दोनों मान यानी अल्फा और बीटा की वास्तविक होगा या एक समान होगा? वास्तविक होगा तो एक समान होगा कि नहीं कि काल्पनिक होगा? तो शर्त है द्विघात समीकरण के मूल एक समान होंगे जब d बराबर 0 हो। तो d बराबर 0 का मतलब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो ये समीकरण में a b c का मान निकालेंगे, चूँकि d बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान हो गया यहाँ पर कितना है बोलो? तो 2 का स्क्वायर 4, a का मान तो 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 माइनस 4 बराबर 0, इसीलिए d बराबर 0। तो जब d का मान 0 होगा तो दिए गए द्विघात समीकरण का हल अल्फा और बीटा के रूप में प्राप्त होगा और अल्फा बराबर बीटा होगा, यानी दोनों मूल एक समान होगा। अब इसमें ही देख लो न, इसको हल करेंगे तो सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0।
गुणनखंड विधि में x प्लस एक्स 2x को तोड़ेंगे, +1 बराबर 0, 2 में x कॉमन लेंगे, इसमें 1 कॉमन लेंगे, बराबर 0। ई दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 1, ये कॉमन निकल गया तो x प्लस 1 बचा, बराबर 0। पहला को रखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, ये नीचे आएगा तो x प्लस 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर +1 आगे जाएगा तो -1, एक ठो मान -1 निकलेगा। इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो ये रह गया, तो पर भी x का मान -1 निकलेगा, दोनों बार -1 निकला। इसको रखेंगे तो x का मान -1, इस पहला मान को अल्फा कहेंगे, इसको रखेंगे x प्लस 1 बराबर, तो 0 के आगे ये वाला x प्लस 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर +1 आगे जाएगा तो -1। दूसरा मान बीटा कहलाएगा, तो अल्फा और बीटा दोनों -1 ही है। तो द्विघात समीकरण के मूल एक समान होंगे जब d का मान 0 होना चाहिए, तो अल्फा बराबर बीटा उदाहरण के रूप में देख लिया तो लोग। देखो तीसरा कंडीशन क्या है, किन परिस्थितियों में द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात समीकरण में x का मान नहीं निकलेगा, नहीं निकलने का अर्थ काल्पनिक हुआ, या निकलेगा तो काल्पनिक मान होंगे। तो इसके लिए शर्त है 0 से छोटा होना चाहिए d, यानी डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0, 0 से छोटा होना चाहिए। तो d बराबर होता है b² - 4ac होता है ना, तो d बराबर b² - 4ac। b का मान यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, ax² प्लस bx, तो b बराबर 3 हुआ, 3 का स्क्वायर, 4, a का मान 4, c का मान 1, तो 3 गुने 3, 3 तिया 9, 4 चौका 16, घटा करके कितना हुआ -7, इसलिए d बराबर -7। अब तू लोग बोलो -7 और 0 में कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है, 0 बड़ा है। 0 से पीछे की संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है, और हर एक आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से बड़ी होती है। आगे वाली 4 के बाद 5 आता है, इसके बाद 6, इसके बाद 7, कोई भी आगे वाली ये 6 अपने पीछे वाला 5, 4, 3, 2, 1 जितना भी है उसमें बड़ा है। अगर 4 लेंगे तो अपने पीछे वाला 3, 2, 1, 0, -1, -2 यह सबसे बड़ा है। इसीलिए जब हम लोग संख्या रेखा पर 0 मध्य में आता है, 0 के दाईं ओर प्लस वाला गिनती की संख्या, अब पीछे में देंगे तो माइनस वाला ऋणात्मक संख्या। तो मान लो कहेंगे 0 बड़ा की -1, तो ये बात हो गई। 5 बड़ा की 4, तो 5 से पहले 4 है, आगे वाला बड़ा होता है पीछे वाला से, इसीलिए 5 4 के आगे है, इसलिए 5 बड़ा है। 0 -1 से आगे है, इसलिए 0 बड़ा है अपने तमाम पीछे वाला से, यानी जो भी माइनस में है सबसे। तो यहाँ पर आया d का मान -7, तो -7 और 0 में तुलना करेंगे तो 0 बड़ा है -7 से, यानी यहाँ d का मान -7 आया, तो ये d से बड़ा है 0, 2 ठो लकीर जिधर होगा वो बड़ा होगा। इसको कहेंगे d लेस देन 0, यानी d 0 से छोटा है या 0 d से बड़ा है। जब 0 d से बड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे,
अर्थात नहीं निकलेगा। जैसे इसका सॉल्यूशन देख लो, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो 4x² + 3x + 1 = 0। ये 4x² गुणनखंड विधि, शुरू वाला अंत वाला गुना कर देंगे 4x² तो 4x² को 2 भाग में बांटेंगे। गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो तू लोग, टाइम लगेगा, माथा पेची है तो तुरंत सीधे आ जाओ पूर्ण वर्ग विधि पर, है ना। तो ये हो गया a² + 2ab + b², तो a² बराबर 4x², इसीलिए a बराबर, इस पर रूट चढ़ जाएगा 4x², तो 4 का हो गया 2, x² का x, यानी a बराबर 2x, तो ये a² यानी 2x का स्क्वायर हुआ, प्लस 2ab होता है ना, तो 2 a का मान 2x, b बराबर क्या, तो 2ab के जगह पर है तुमको 3x, हमें b का मान चाहिए, तो b बराबर हो गया 3x बटा 2a, तो 3x 2, a के जगह पर 2x है तो 2x, x कट गया तो 3 बटा 2 दूनी 4, 3 बटा 4, तो ये हो गया 3 बटा 4 b के जगह पर। और इसको हल भी करेंगे तो कट जाएगा 2 दूनी 4 और 4 कट जाएगा, x गुने 3 बचेगा 3x, तो a² + 2ab + b², b के जगह 3 बटा 4 है, एक बार घटा देंगे और फिर +1 है बराबर 0, ये तो पढ़ाया है। अब इसमें a² + 2ab + b² यहाँ तक रखेंगे और इतना को बराबर के आगे भेज देंगे, ये हो गया 2x² 2 गुने 2x 3 बटा 4 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर, यहाँ तक a² + 2ab + b² हो गया। बाकी फालतू को आगे करेंगे तो बराबर के आगे ये माइनस वाला जाएगा तो प्लस, तो 3 बटा 4 का स्क्वायर, ये प्लस वाला जाएगा तो -1। समझ रही हो तू लोग समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया a + b के होल स्क्वायर के तर्ज पर a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर होता है तो a के जगह 2x है तो a, अब b के जगह 3 बटा 4 है तो a + b का होल स्क्वायर हो गया बराबर 3 बटा 2 का स्क्वायर, 3 बटा 4 का स्क्वायर, 3 बटा 4 गुने 3 बटा 4, यानी 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 तिया 9 और 4 को 4 चौका 16 -1। अब लघुत्तम बराबर के आगे तो ये है, हल किए फिर बराबर 0, अपने मन से डॉक्टर बात जोड़ देती है, तो समझी। इसका 16 होगा 9 माइनस होगा ना, भिन्न जोड़ में कोई गलत नहीं करते हो। अब 9 - 16 का मतलब -7 बटा 16 होगा ना। तो फाइनली तुमको आ गया, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ये आया 2x + 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर -7 बटा 16 आया। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो आगे रूट जाएगा, 2x + 3 बटा 4 ± रूट -7 बटा 16। ध्यान से देखो, रूट के भीतर माइनस वाला संख्या आता है तो ये
काल्पनिक संख्या हो गया ना। अब जैसे इसीलिए 2x प्लस 3/4 बराबर एक बार लिखेंगे प्लस -7/16, दूसरे बार माइनस रूट -7/16। अब तो 7/16 में 16 का वर्गमूल तो 4 होगा, लेकिन -7 का क्या होगा? -7 का वर्गमूल नहीं होता है इमेजिनरी क्वांटिटी IAC में है, तो ये अभी बतलाने की आवश्यकता नहीं है। -1 का मतलब I² होता है, इस सब में अभी नहीं जाना है। यानी जब ये रूट में आया तो काल्पनिक संख्या आ गया। तो मान लो प्लस 3/4 को हम लोग आगे करेंगे, तो चलो इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ से फिर देखो 2x प्लस 3/4 बराबर, पहले धनात्मक मान लेते हैं, ये धनात्मक मान है ना, तो हो गया √- -7/16 और 2x बराबर √- -7/16। वो 4 निकाल लेते बाहर, ये 16 का अर्थ हुआ 4 गुने 4, तो एक ठो 4 निकल जाएगा ना, तो ये √-7/4, ये प्लस इधर जाएगा तो -3/4, ये हो गया तुमको 4 √-3, इतना हुआ 2x बराबर हुआ ना। इसीलिए x बराबर -7 -3 2 गुने 4 होगा, यानी 2 चौका 8। अब इसमें देखो तो x का एक ठो मान जो निकला है, -7 का वर्गमूल तो नहीं होगा, तो नहीं होगा तब x का मान निकलेगा? पूरा नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये काल्पनिक संख्या हो गया। तो काल्पनिक संख्या हो गया तो यही है, जब d द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, जब d शून्य के ओर 2 लोल है, 2 रेखा, जब d शून्य से छोटा हो या शून्य d से बड़ा हो। तो यहाँ पर हम लोग दिखा दिए, इस समीकरण में d का मान शून्य से छोटा आता है। चूंकि d का मान शून्य से छोटा होता है, तो इसका अर्थ है इस समीकरण का हल क्या होगा? काल्पनिक होगा। निकाल करके दिखला दिए काल्पनिक है। उदाहरण कई दिए जा सकते हैं, हिसाब बनाने के क्रम में प्रैक्टिस होगा तब और अच्छा से समझेगा। फिलहाल अच्छा से समझ गया ना तू लोग? तो चलो अब एक अगले पार्ट में